औद्योगिक युग, ये नाम सुनते ही हमारे दिमाग में क्या आता है? शायद बड़ी बड़ी मशीनें, ऊंची ऊंची फैक्ट्रियां, धुआं उगलती चिमनियां। लेकिन ये कहानी सिर्फ इतनी ही नहीं है। ये उस दुनिया के जन्म की कहानी है जिसमें हम आज रहते हैं। और इस एक कहानी के दो बिल्कुल अलग और अक्सर एक दूसरे से टकराने वाले पहलू थे। तो आइए आज इन दो दुनियाओं की पड़ताल करते हैं। तो 20वीं सदी की शुरुआत में चलते हैं। उस वक्त तरक्की यानी प्रोग्रेस की कल्पना कुछ ऐसी थी। ये तस्वीर देखिए, ये एक म्यूजिक बुक का कवर पेज था जिसका टाइटल था डॉन ऑफ द सेंचुरी यानी सदी का उदय। बीच में एक देवी जैसी आकृति है जो प्रगति की फरिश्ता है। उसके हाथ में नई सदी का झंडा है और वो समय के पंखों वाले पहिए पर सवार होकर भविष्य की ओर बढ़ रही है। और ये भविष्य कैसा दिखता है, जरा पीछे देखिए। रेलवे, कैमरा, मशीनें, प्रिंटिंग प्रेस और धुआं उगलते कारखाने। ये थी तरक्की की एक शानदार चमचमाती तस्वीर। अब जरा इस तस्वीर पर गौर कीजिए। ये उस दौर की सोच को और भी साफ दिखाती है। ऊपर है पूरब का अलादीन जो अपने जादुई चिराग से एक खूबसूरत महल बना रहा है, और नीचे है पश्चिम का आधुनिक मैकेनिक जो अपने औजारों के दम पर पुल, जहाज और ऊंची ऊंची इमारतें खड़ी कर रहा है। संदेश बिल्कुल साफ था। अलादीन का जादू पुराना हो चुका था। दुनिया में अब एक नया, ज्यादा शक्तिशाली जादू आ गया था, और वो था टेक्निक का जादू, पश्चिम का जादू। तो ये तस्वीरें हमें एक ही कहानी सुना रही हैं, आधुनिक दुनिया की जीत की, टेक्नोलॉजी की जीत की। पर क्या यही पूरी सच्चाई थी? क्या ये तेज तकनीकी विकास वाकई सबके लिए एक जैसा था, एक जैसा जादुई था? या फिर इस चमक दमक के पीछे कोई और ज्यादा उलझी हुई कहानी छिपी हुई थी? तो चलिए इस कहानी की परतें खोलना शुरू करते हैं। और शुरुआत वहीं से जहां से ये सब शुरू हुआ माना जाता है, ब्रिटेन से। पर हम उस क्रांति की बात नहीं करेंगे जिसके बारे में सब जानते हैं, बल्कि उस मिथक के पीछे छिपी असलियत को देखेंगे। जब भी हम इंडस्ट्रियलाइजेशन या औद्योगिकरण की बात करते हैं तो हमारे दिमाग में सीधे बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों और उनकी चिमनियों की तस्वीर आती है ना? लेकिन असल में कहानी वहां से शुरू ही नहीं होती। फैक्ट्रियों के आने से बहुत बहुत पहले इंग्लैंड और यूरोप में एक बिल्कुल अलग सिस्टम चल रहा था। इतिहासकार इसे आधि औद्योगिकरण या प्रोटो इंडस्ट्रियलाइजेशन कहते हैं। अब इसका मतलब क्या है? सीधा सा मतलब है फैक्ट्रियों से पहले का उद्योग। इसमें शहर के व्यापारी गांव जाते थे, किसानों और कारीगरों को पैसा एडवांस में देते थे और उनसे अंतर्राष्ट्रीय बाजार के लिए सामान बनवाते थे। इस तस्वीर को देखिए, यहां पूरा का पूरा परिवार एक साथ मिलकर सूत काट रहा है। और ये सब कहां हो रहा है? किसी फैक्ट्री में नहीं, बल्कि अपने ही घर में, अपने ही गांव में। ये काम वो अपनी खेतीबाड़ी के साथ साथ करते थे। इससे किसानों को थोड़ी एक्स्ट्रा कमाई हो जाती थी और व्यापारियों को शहर के सख्त नियमों से बचकर सस्ता माल मिल जाता था। तो सवाल ये उठता है कि अगर ये एक क्रांति थी तो इतनी धीमी क्यों चल रही थी? सच तो ये है कि नई टेक्नोलॉजी कोई जादू की छड़ी नहीं थी। ये मशीनें बहुत ज्यादा महंगी थीं, बार बार खराब हो जाती थीं और उनकी मरम्मत पर भी भारी खर्च आता था। सोचिए, जेम्स वॉट का भाप का इंजन, जिसे हम औद्योगिक क्रांति का प्रतीक मानते हैं, उसे भी शुरुआत में ज्यादातर उद्योगपतियों ने अपनाने से मना कर दिया था। जरा उस दौर के एक उद्योगपति की तरह सोचिए। आपके पास दो ऑप्शन हैं। एक तरफ हैं हजारों गरीब मजदूर जो कम मजदूरी पर कोई भी काम करने को तैयार हैं, और दूसरी तरफ हैं महंगी नाजुक मशीनें जिनमें बहुत सारा पैसा लगाना पड़ेगा। आप क्या चुनेंगे? ज्यादातर ने इंसानी मेहनत को चुना, क्योंकि उस दौर के ब्रिटेन में इंसानी श्रम की कोई कमी ही नहीं थी। और इस वजह से विल थॉर्न जैसे हजारों मजदूरों की जिंदगी बेहद मुश्किल थी। काम मिलना बहुत मुश्किल था, अक्सर कुछ महीनों के लिए ही मिलता था। नौकरी पाने के लिए भी जान पहचान और रिश्तेदारी जरूरी थी। जब काम ढूंढने वाले इतने ज्यादा हों तो मजदूरों की जिंदगी ऐसी ही अनिश्चित और कठिन हो जाती है। और फिर आई स्पिनिंग जेनी, एक ऐसी मशीन जिसका एक ही पहिया घुमाने पर कई कई तकलियां एक साथ घूमती थीं और कई धागे एक साथ बन जाते थे। जाहिर है इसने उत्पादन की रफ्तार तो कई गुना बढ़ा दी, लेकिन इसकी कीमत उन हजारों कारीगरों को चुकानी पड़ी जिनकी रोजी रोटी हाथ की कताई पर ही टिकी थी। तो इसका नतीजा क्या निकला? जाहिर है मजदूरों का गुस्सा फूट पड़ा। खासकर ऊन उद्योग में काम करने वाली महिलाएं जो हाथ से ऊन काटती थीं, उन्होंने इन नई मशीनों पर हमला करना शुरू कर दिया। उन्हें सीधा सीधा डर था कि ये मशीनें उनकी रोजी रोटी छीन लेंगी, और ये टकराव सालों तक चलता रहा। तो ये थी ब्रिटेन की कहानी। अब कहानी का रुख मोड़ते हैं भारत की तरफ।
उस भारत की तरफ जो उस समय ब्रिटेन का उपनिवेश था। और यहाँ सवाल ये है कि इस नए औद्योगिक युग से, इस प्रगति से असल में फायदा किसे हुआ? ब्रिटेन की फैक्ट्रियां तो बाद में आईं। उससे बहुत पहले दुनिया के कपड़ा बाजार का एक ही बादशाह था, भारत। यहाँ के बने सूती और रेशमी कपड़ों की क्वालिटी का कोई मुकाबला नहीं था। सूरत और हुगली जैसे बंदरगाहों से पूरी दुनिया में यहाँ का माल जाता था और हमारा व्यापार नेटवर्क बहुत मजबूत था। लेकिन फिर ईस्ट इंडिया कंपनी आई और उन्होंने पूरा खेल ही बदल दिया। कैसे? उन्होंने 3 कदम उठाए। पहला, अपनी राजनीतिक ताकत का इस्तेमाल करके बाकी सभी व्यापारियों को रास्ते से हटा दिया और अपना एकाधिकार जमा लिया। दूसरा, बुनकरों पर निगरानी रखने के लिए गुमाश्ता नाम के वेतन वाले एजेंट नियुक्त किए। और तीसरा, सबसे खतरनाक कदम, उन्होंने बुनकरों को कर्ज के जाल में फंसाया। बुनकरों को एडवांस में लोन दिया जाता और शर्त यह होती कि वो अपना बनाया सारा माल सिर्फ और सिर्फ कंपनी को ही बेचेंगे, वो भी कंपनी की तय की हुई कीमत पर। इस पूरी व्यवस्था का असर इतना विनाशकारी था कि आंकड़े देखकर होश उड़ जाते हैं। बस इन 2 नंबरों पर ध्यान दीजिए। पहला, 1811-12 में भारत के कुल एक्सपोर्ट में सूती कपड़ों का हिस्सा था 33%। और अब दूसरा नंबर, सिर्फ 40 साल बाद 1850-51 तक ये हिस्सा 33% से गिरकर कितना रह गया होगा? सिर्फ 3%। ब्रिटेन की फैक्ट्रियों से आने वाले सस्ते मशीन मेड कपड़े ने भारतीय बाजारों को भर दिया था और हमारे बुनकर अपना विदेशी और घरेलू दोनों बाजार खो चुके थे। और सबसे बड़ी विडंबना देखें, 1772 में कंपनी का ही एक अफसर लिख रहा था कि भारतीय कपड़े की मांग कभी कम नहीं हो सकती क्योंकि उसकी क्वालिटी का कोई जवाब नहीं है। लेकिन कुछ ही दशकों के अंदर कंपनी की ही नीतियों ने इस बेजोड़ उद्योग को लगभग तबाह कर दिया। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं होती, क्योंकि इसी तबाही की राख से एक नए दौर की, एक औद्योगिक पुनर्जन्म की शुरुआत होने वाली थी। 19वीं सदी के बीच में भारत में एक नया औद्योगिक दौर शुरू हुआ। इसकी झलक इन तारीखों में मिलती है। 1854 में बंबई में पहली कपड़ा मिल खुली। उसके ठीक 1 साल बाद 1855 में बंगाल में पहली जूट मिल, फिर 1860 के दशक में कानपुर में एल्गिन मिल और 1874 तक मद्रास में भी पहली कताई और बुनाई मिल खुल गई। और इन नई फैक्ट्रियों के पीछे कौन लोग थे? ये कोई अंग्रेज नहीं थे। ये थे द्वारका नाथ टैगोर और शमशेद जी टाटा जैसे भारतीय उद्योगपति। इनमें से कई ने चीन के साथ विदेशी व्यापार से बहुत पैसा कमाया था और अब वो इस पैसे को भारत में उद्योग लगाने में निवेश कर रहे थे। अच्छा, इन नई नई फैक्ट्रियों में काम करने के लिए मजदूर कहाँ से आ रहे थे? अक्सर आसपास के गांवों से। और उन्हें लाता कौन था? यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प किरदार सामने आता है, जॉबर। जॉबर फैक्ट्री का ही कोई पुराना भरोसेमंद कर्मचारी होता था। उसे गांव भेजा जाता था ताकि वो नए लोगों को काम पर ला सके। वो लोगों को काम का भरोसा देता, शहर में रहने में मदद करता और धीरे धीरे अपने इलाके का एक बहुत ताकतवर और असरदार व्यक्ति बन जाता। तो अब तक हमने 2 अलग अलग कहानियां देखी, एक ही औद्योगिक युग के 2 बिल्कुल अलग चेहरे। आइए एक बार फिर इन दोनों दुनियाओं को आमने सामने रखकर देखते हैं कि हमने क्या समझा। तो एक तरफ था ब्रिटेन, जहां औद्योगिकरण एक धीमी, संघर्ष भरी प्रक्रिया थी। वहां मानव श्रम और मशीनों के बीच एक लंबी लड़ाई चली और क्रांति के चमकदार मिथक के पीछे सामाजिक कठिनाइयों की एक लंबी कहानी छिपी थी। और दूसरी तरफ था भारत, जिसके लिए यह पहले अपनी इंडस्ट्री की तबाही की कहानी थी और फिर औपनिवेशिक बाधाओं के बीच भारतीय उद्यमियों के दम पर एक नए औद्योगिक युग के जन्म की कहानी। तो ये इतिहास हमें आज एक बहुत बड़े सवाल के सामने लाकर खड़ा कर देता है। पहली औद्योगिक क्रांति ने कुछ की तरक्की के लिए दूसरों की समृद्धि को कुर्बान कर दिया। आज हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और ऑटोमेशन की एक नई क्रांति के मुहाने पे खड़े हैं। तो सवाल यह है कि क्या हम इतिहास से कुछ सीखेंगे? क्या हम ये सुनिश्चित कर सकते हैं कि इस बार की तकनीकी तरक्की का फायदा कुछ चुनिंदा लोगों या देशों को नहीं, बल्कि सभी को मिले और एक ज्यादा बराबरी वाला भविष्य बने?